प्रिय छात्रों, अब हमारा क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा के बाद में जो हमारा CFT में तीसरा पॉइंट है वो है संकुलों के रंगों की व्याख्या। कि किस प्रकार से संकुल रंग प्रदान करते हैं, क्यों देते हैं, इसकी व्याख्या किस आधार पर की जाती है। संक्रमण धातु संकुलों के रंगों की व्याख्या करना क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की सबसे बड़ी सफलता है। क्यों ये सबसे बड़ी सफलता? क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स कैसे कलर देते हैं, कैसे कलर नहीं देते, इसकी व्याख्या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं की गई थी। इसीलिए यह व्याख्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा बताया गया कि संकुल क्यों कलर देते हैं। संकुल में रंग मुख्य रूप से दो कारणों से होता है। पहला है DD संक्रमण और दूसरा है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। DD संक्रमण अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर वाले T2G से उच्च ऊर्जा EG में जाएगा तो वह पराबैंगनी अथवा दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करेगा और रंगीन दिखाई देगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में संकुलों के कलर के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वहाँ पे D कक्षकों का विभाजन नहीं था कि D कक्षक इस तरह से T2G और EG में टूटते हैं। इसके लिए वो यह नहीं बता पाई कि कॉम्प्लेक्स कलर कैसे देते हैं। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा यह बताया गया कि जो D कक्षक हैं वो D कक्षक दो भागों में टूट जाते हैं और दो भागों में टूटने के बाद T2G और EG जो कक्षक होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के कक्षकों से उच्चतम ऊर्जा के कक्षकों में जाएगा और वह कहाँ से करेगा? दृश्य क्षेत्र से, विजुअल क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करेगा जिससे हमें कलर दिखाई देता है। जैसा कि इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, टाइटेनियम H2O6 संकुल आयन लेते हैं। यह संकुल में टाइटेनियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था है। अतः टाइटेनियम 3+ का विन्यास 3D1 होगा। अतः अष्टफलकीय क्षेत्र में धातु आयन का विन्यास T2G फर्स्ट EG0 होगा। टाइटेनियम ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है जिसके साथ में एक H2O लिगेंड लगा हुआ है। जब हमने देखा कि इसमें टाइटेनियम 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में है तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आया? 3D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया। 3D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एक इलेक्ट्रॉन है D कक्षकों में, तो उस इलेक्ट्रॉन को भरते समय हमारी जो D कक्षक है, पांचों D कक्षक हैं, वो दो भागों में टूटे, T2G और EG में। एक कक्षक है, लिगेंड चाहे प्रबल हो चाहे लिगेंड वीक हो, कैसा भी लिगेंड हो, एक इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में ही प्रवेश करेगा। इसीलिए T2G1 और EG0 होगा। अतः इलेक्ट्रॉन निश्चित तरंग दैर्घ्य 500 एंगस्ट्रॉम की किरणों का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षकों में संक्रमण करेगा। ये टाइटेनियम का एग्जाम्पल है। इसमें क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा और निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा के EG कक्षकों में संक्रमण करेगा। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश हरा पीला होता है जो संकुल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अतः शेष परावर्तित नीला तथा लाल रंग मिलकर संकुल को बैंगनी रंग प्रदान करते हैं। ये आपको पता है कि जो प्रकाश या जिस कलर का प्रकाश अवशोषित किया जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। जो परावर्तित कलर होता है वो कलर हमें दिखाई देता है। इसमें एक नीचे इक्वेशन दे रखी है, T2G1 EG0 5000 एंगस्ट्रॉम T2G0 और EG1। इलेक्ट्रॉन ने उसमें से विजुअल रेंज में से, दृश्य क्षेत्र में से ऊर्जा का अवशोषण किया और अवशोषण करके कौन से प्रकाश का किया उसने अवशोषण? उसमें से हरा पीला प्रकाश का अवशोषण करके और वो कहाँ चला गया? उच्चतम ऊर्जा के कक्षकों में चला गया। जब वापस आया तो उसने जो ऊर्जा अवशोषित की थी उस ऊर्जा को उसने परावर्तित किया तो नीला रंग मिलकर के एक संकुल को बैंगनी रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन ये आता है कि टाइटेनियम H2O6 बैंगनी रंग प्रदान करता है क्यों? तो उसका यह जवाब है। अतः टाइटेनियम H2O6 के स्पेक्ट्रम में उच्चतम अवशोषण बैंड 20,300 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। अतः डेल्टा O 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक ये सिंपल शॉर्ट है अभी टाइटेनियम का। इसके बाद में पूरा टाइटेनियम का मैंने आपको
एक PDF डाली है कि उसमें किस प्रकार से स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है और किस प्रकार से उसमें से इलेक्ट्रॉन का अवशोषण होकर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा जाता है। वो पूरा मैंने कम से कम 1.5-2 पेज का डाला है, तो वो पूरा क्वेश्चन है। ये शॉर्ट एंड स्वीट है कि टाइटेनियम का आपसे पूछा जाए तो आप ये बता सकते हो कि टाइटेनियम इस तरह से बैंगनी कलर देता है। सेकेंड पॉइंट है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। साधारणतः D0 विन्यास वाले संकुल रंगहीन होते हैं। ये आपको मैंने पहले बताया था। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 है वो कैसे होते हैं, प्रतिचुम्बकीय और रंगहीन होते हैं। इनका रंग को आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा से समझा जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है या इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, वो कैसे होंगे, प्रतिचुम्बकीय और रंगहीन होंगे। लेकिन देखा गया कि कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे D0 विन्यास होने के बावजूद भी वो कुछ कलर देते हैं। तो वो किसकी वजह से देते हैं, वो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की वजह से देते हैं। इनका रंग को आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा से समझा जा सकता है। संक्रमण धातु आयन पर धनायन की जितनी अधिक मात्रा होगी रंग उतना ही गहरा होगा। संक्रमण धातु आयन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर उसका रंग उतना ही गहरा होगा, क्योंकि लिगेंड से धातु आयन पर आवेश स्थानांतरण की संभावना उतनी ही अधिक होती है। लिगेंड से धातु आयन पर आवेश स्थानांतरण की संभावना उतनी अधिक होती है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वह क्या करेगा, लिगेंड से अपनी तरफ उतना ही आवेश का स्थानांतरण अधिक होगा, इसीलिए वो गहरा रंग देते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। टाइटेनियम 4 रंगहीन, वेनेडियम नारंगी पीला रंग देता है, क्रोमियम 6+ नारंगी रंग देता है, मैंगनीज 2+ बैंगनी रंग देता है। ये सब वो हैं, मैंगनीज 2+ नहीं, मैंगनीज 7+ बैंगनी रंग देता है। ये सब वो हैं जिनमें D0 इलेक्ट्रॉन विन्यास पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये कलर देते हैं। ये किसकी वजह से कलर देते हैं, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की वजह से ये कलर देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन इस तरह आया कि वेनेडियम 5+ नारंगी पीला कलर क्यों देता है जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास D0 आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे हैं जिनमें D0 विन्यास होने के बावजूद भी वो संकुल रंगहीन होते हैं, लेकिन कुछ स्पेक्ट्रा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की वजह से उनमें कलर हमें प्राप्त होता है। सवाल ये है CFT और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कई बार पेपर में आपसे पूछा गया है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और संयुक्ता बंध सिद्धांत में क्या अंतर है। पहला, धातु लिगेंड बंध को पूर्णतः आयनिक माना गया है। CFT के द्वारा जो धातु और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पूर्णतः से आयनिक माना गया है, लेकिन इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में उसको सहसंयोजक माना गया, कोवलेंट बॉन्ड माना गया है। CFT के द्वारा सेकंड पॉइंट है क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आयन के डी कक्षकों का विपाटन होता है। मैंने पहले बताया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डी कक्षकों का विपाटन नहीं होता। विपाटन का मतलब डी कक्षकों को 2 भागों में नहीं तोड़ा जाता है, जबकि CFT में डी कक्षक T2G और EG में टूटते हैं, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में उनका विपाटन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है संकुल के स्थायित्व की व्याख्या CFC के द्वारा की जाती है और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी संकुलों की ज्यामिति एवं स्थायित्व की व्याख्या संकरण के द्वारा की जाती है। इसमें तो CFC क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा के द्वारा की जाती है कि संकुल कितना स्थायी होगा, और उसमें किसके द्वारा की जाती है, संकरण की द्वारा की जाती है। फोर्थ पॉइंट है इसमें धातु लिगेंड कक्षकों में कोई अतिव्यापन नहीं होता है। CFT में किसी तरह कोई अतिव्यापन होता ही नहीं है, लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिगेंड के भरे हुए कक्षक धातु आयन के साथ अतिव्यापन कर मेटल लिगेंड सिग्मा बंध बनाते हैं, तो उनके बीच में अतिव्यापन होता है। फिफ्थ पॉइंट कहता है CFT का लिगेंडों को प्रबल एवं दुर्बल श्रेणी में विभाजित करता है, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिगेंडों को वर्गीकृत नहीं करती है, क्योंकि लिगेंड को ये CFT कहती है कि ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये लिगेंड वीक लिगेंड है। ये उस लिगेंड के द्वारा उत्पन्न क्रिस्टल फील्ड पर निर्भर करता है। जो अधिक क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न करता है उनको प्रबल लिगेंड माना गया है, और जो कम क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न करते हैं उनको दुर्बल लिगेंड माना गया है। तो ये CFT कहती है कि लिगेंड प्रबल और दुर्बल 2 तरह के होते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं कहती है, क्योंकि जब तक लिगेंडों को 2 भागों में नहीं बांटा जाएगा, CFT के द्वारा लिगेंडों को प्रबल और दुर्बल में बांटने के बाद ही
T2G और E कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, जिससे उनकी प्रचुंबकीय अनचुंबकीय व्यवहार है, वो कलर देते हैं कि नहीं देते हैं, सारी उसकी CFSU वैल्यू कितनी होती है, सभी चीज़ों का निर्धारण होता है। 6 पॉइंट दे रखा है इसमें, संकुलों को उच्च चक्रण, दुर्बल एवं निम्न चक्रण प्रबल क्षेत्र संकुलों के नाम से जाना जाता है। इसमें मैंने आपको लिखाई है, मैंने उसमें भी लिखा था डेल्टा ग्रेटर देन पाई प्रबल फील्ड संकुल और जो डेल्टा ग्रेटर देन पाई दुर्बल फील्ड संकुल, तो इसमें उस नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में संकुलों को बाह्य कक्षक, क्योंकि इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संकरण के द्वारा निर्धारित करती है, तो उसमें बाह्य कक्षक sp3d2 और आंतरिक कक्षक d2sp3 संकुल कहा जाता है। ये संकरण है, इसमें sp3d2 बाह्य कक्षक और d2sp3 संकरण है, तो उसको अंतर कक्षक कहा जाता है। 7 पॉइंट कहता है CFT का मेटल लिगेंड पाई बंध का बनना नहीं समझाता है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेटल लिगेंड पाई बंध का बनना समझाता है। लिगेंड से इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, और मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन या आवेश का स्थानांतर लिगेंड की तरफ होता है तो पाई बंध का निर्माण होता है। ये CFT के द्वारा नहीं समझा जाता, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा ही समझाया जाता है। संकुलों के रंगों की व्याख्या करना संभव है। संकुलों के रंगों को नहीं समझा सकता है। मैंने पहले ही बताया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सबसे मेन जो कारण था जिसको फेल होने का, वही था कि वो संकुलों की रंगों की व्याख्या नहीं कर पाता कि ये संकुल रंग क्यों देते हैं, क्यों नहीं देते। लेकिन CFT रंगों की व्याख्या करती है। क्यों करती है? क्योंकि CFT के में अंदर डी कक्षकों का विपाटन होता है। डी कक्षक दो भागों में टूटते हैं, दो भागों में डी कक्षक टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। ऊर्जा अवशोषण करेंगे तो निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा में जाएंगे, और जब उत्सर्जन करेंगे तो वो एक कलर देते हैं। तो ये CFT में रंगों की व्याख्या की जा सकती है कि कैसे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कलर देते हैं, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं की जाती। यह सिद्धांत वर्ग समतलीय संरचना को अष्टफलकीय से उत्पन्न विकृति का परिणाम मानता है। मैंने आपको बताया था जो डी कक्षक थे, समभ्रंश डी कक्षक थे, जब उनको हमने CFT में क्रिस्टल फील्ड में अष्टफलकीय केस में तोड़ा तो वो T2G और EG में, मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट संरचना थी वो थी विकृत अष्टफलकीय संरचना, और उसकी जो नेक्स्ट संरचना प्राप्त होती है वो थी वर्गाकार समतलीय संरचना। तो ये CFT कहता है कि यह सिद्धांत वर्ग समतलीय संरचना को अष्टफलकीय से उत्पन्न विकृति का परिणाम मानते हैं। अष्टफलकीय का मतलब है अष्टफलकीय में 6 लिगेंड हैं, लेकिन जैसे ही अगर हम उस अष्टफलकीय में से 6 लिगेंड में से जो 2 लिगेंड हैं, ZH के लिगेंड है, ट्रांस लिगेंड है, उनको अगर हम हटा देते हैं तो हमें वर्गाकार समतलीय संरचना प्राप्त होती है। तो ये सिद्धांत कहता है कि अष्टफलकीय से ही जो विकृति आ जाती है, अधिक विकृति आ जाती है, थोड़ी सी विकृति आती है तो उसको विकृत अष्टफलकीय बुलाता है। लेकिन विकृति अधिक आ जाती है जिसमें से ZH के लिगेंडों को निकाल दिया जाता है तो हमें वर्गाकार समतलीय संरचना प्राप्त होती है। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है यह वर्ग समतलीय को अलग DsP2 संकरण से प्राप्त होता है। ये कहती है कि जो वर्ग समतलीय संरचना होती है वो DsP2 संकरण होता है, उसकी वर्ग समतलीय संरचना होती है। लास्ट पॉइंट है, CFT कहती है संकुलों की अवक्रियाओं की क्रियाविधि समझा जा सकता है, कि संकुल की अवक्रियाओं की क्रियाविधि समझा जा सकता है, अवक्रियाओं की क्रियाविधि नहीं समझा सकता। कि संकुल किस प्रकार से बन रहे हैं, किस प्रकार से संकुल टूट रहे हैं, उसकी क्रियाविधि, मान लो प्रबल संकुल है, दुर्बल संकुल है, किस प्रकार से उनकी क्रियाविधि हो रही है, किस प्रकार से T2G में टूट रहे हैं, उसके बाद किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, और वो किस प्रकार से अनचुंबकीय प्रचुंबकीय है, कलर देते हैं नहीं देते हैं, उसकी CFC वैल्यू क्या है। तो ये सब की व्याख्या CFT के द्वारा की जाती है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं की जाती। तो हमारे जो CFT के जो मेन थे उसमें से जो पहला कौन सा था, सबसे पहला था चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुणों की व्याख्या। दूसरा था क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा का मान, जो CFT के द्वारा निकाला जाता है। और जो हमारा लास्ट था संकुलों की रंगों की व्याख्या। ये मेन ये है, संकुलों के रंगों की व्याख्या जो CFT के द्वारा की जाती है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं की जाती है। आपके पेपर में सवाल यही पूछा जाएगा, आपको या तो कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और उसमें पूछेगा कि ये प्रचुंबकीय है और ये अणुचुंबकीय है, क्यों, समझाइए। तो आपको वही देखना है, अष्टफलकीय है
चतुष्फलकीय संकुल है, उसके साथ में किस तरह के लिगेंड जुड़े हुए हैं, प्रबल लिगेंड जुड़े हुए हैं या दुर्बल लिगेंड जुड़े हुए हैं। प्रबल लिगेंड जुड़े हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे कि डेल्टा ग्रेटर देन पाई होता है। अगर 3 से ज़्यादा लिगेंड तो पहले नीचे पेयरिंग होगी, T2G में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद में EG में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखना है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन, आपसे ये पूछा जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स, ऐसे मान लो टाइटेनियम दे दिया, टाइटेनियम H2O6 3+ बैंगनी कलर देता है, क्यों, समझाइए। तो आपको उसको बताना है, टाइटेनियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है कि इसमें D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, फिर ये अष्टफलकीय है। तो आपको जो 5 D कक्षक हैं, समरस D कक्षक हैं, उनको आपको 2 भागों में तोड़ना है, T2G EG में तोड़ना है, फिर EG में आपको एक इलेक्ट्रॉन भरना है और वो इलेक्ट्रॉन का आपको संक्रमण T2G से EG में दिखाना है। तो जो आगे इसके बारे में पूरा आपको बताया, तो इस प्रकार से आप लोगों की व्याख्या कर सकते हो। 2 तरह के सवाल यहाँ से मेनली बनते हैं, एक तो यह है कि ये संकुल चुंबकीय है या प्रचुंबकीय है, या दूसरा यह है कि ये कलर देते हैं नहीं देते हैं, और तीसरा इसमें कभी कभी ये पूछा जाता है कि CFT और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या अंतर है। तो बहुत ही सिंपल अंतर है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें थी CFT में है वो चीज़ों को आप BBT से कंपेयर कर दीजिए, दोनों का अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप CFT के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।